English medium. Today we are going to discuss about your Pariksha boards, your revision part from 1.2 Natural Vegetation and Wildlife, long answer, question number 5. So let's start. Question number 5 is write down the chief characteristic of forest policy of December 1988. देखिए दिसंबर 1988 में जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी उसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या थे वो हमें बताना है ना। तो देखिए इसके अगर हम चीफ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहला था चेक ऑन सॉइल इरोजन को रोकना एंड डेन्यूडेशन इन द कैचमेंट एरियाज ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड रिजर्वायर्स। ओके, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट द नेशनल नीड्स, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ताकि नेशनल नीड्स को पूरा किया जा सके। स्टेप्स टू क्रिएट मैसिव मूवमेंट्स विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन टू अचीव ऑब्जेक्टिव एंड मिनिमाइज प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। ओके, देखिए कुछ ऐसे मूवमेंट्स वगैरह करना कि जिससे जो वुमेन्स है वो इन्वॉल्व हो सके और जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है उसके ऊपर प्रेशर कम किया जा सके। मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी थ्रू प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। देखिए एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी को बनाना प्रिजर्वेशन और रिस्टोरेशन के थ्रू, ओके, और इस तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस को भी प्रिजर्व करना और रिस्टोर करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसको आप लर्न करें अच्छे से। नाउ क्वेश्चन 6 इज व्हाई फॉरेस्ट आर नीडेड फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज नेसेसरी व्हाई। अब देखो इससे रिलेटेड बहुत सारी जो चीजें हैं वो हम हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी लिख चुके हैं, मतलब जहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट पूछे थे फॉरेस्ट के, तो आप चाहे तो सेम आंसर्स यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, वो आंसर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आंसर और वो आंसर सेम है, कोई फर्क नहीं। भाई इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए फॉरेस्ट जरूरी क्यों है ये आपको मालूम है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट करना हमें जरूरी क्यों है, तो उसमें जो इकोलॉजिकल बैलेंस वाले पार्ट आ रहे हैं उसको भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फॉरेस्ट रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेंटेन ऑक्सीजन, फॉरेस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, ऑक्सीजन बढ़ता है, फॉरेस्ट की वजह से रेन होती है, फॉरेस्ट की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को भी रोकता है, और फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स का, वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 है राइट एनी 3 मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल को हमें कंजर्व करना है तो उसकी 3 मेजर्स बताना है। देखिए ये हम पहले ही लिख चुके हैं, इसके पहले भी हमारा कोई क्वेश्चन आया था जिसमें हमने वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया था और उसको कंजर्व करने की बहुत सारी चीजें लिखी थी हमने, जैसे कि उसमें आया था कि हमने क्या किया है, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, लोगों की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, हंटिंग के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, हंटिंग को प्रोहिबिट कर दिया है। तो इस तरीके से भी हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, मेकिंग सुटेबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल विदाउट डिस्ट्रॉइंग देयर नेचुरल हैबिटेट। देखिए वाइल्ड एनिमल्स के लिए सूटेबल मैनेजमेंट करें और उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए। सेकंड है कंप्लीट बैन ऑन हंटिंग, हंटिंग के ऊपर कंप्लीटली बैन लगा दिया जाए शिकार करने पे। फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह बनाए जाए फॉरेस्ट में, और इसके अलावा लोगों को भी अवेयर किया जाए। ओके, लोगों का जो एटीट्यूड है उसको चेंज करने की कोशिश की जाए, लोगों को अवेयर किया जाए वाइल्ड एनिमल्स के प्रति। तो ये हमारा 1.2 कंप्लीट हो चुका है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम आते हैं 1.3 एग्रीकल्चर पे। देखिए सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। पहला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, रैंक ऑफ इंडिया इन राइस प्रोडक्शन। यहाँ पर इंडिया का नंबर बोला गया है कि राइस प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा नंबर है। देखो ए में फर्स्ट दिया है, बी में सेकेंड, सी में थर्ड और डी में 7th। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है, इंडिया का सेकेंड नंबर है राइस प्रोडक्शन में। फिर सेकेंड सोयाबीन प्रोड्यूसिंग रीजन, सोयाबीन प्रोड्यूसिंग रीजन कौन सा है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल। देखिए हमारे मध्य प्रदेश सोयाबीन काफी होती है यहाँ पर, है ना, जब बारिश का मौसम होता है उस समय सोयाबीन की क्रॉप्स होती है, जहाँ देखिए वहां हमें ज्यादातर सोयाबीन की क्रॉप्स नजर आती है, तो यहाँ पर हमें मध्य प्रदेश लिखना है। नंबर 3 कॉफी इज ए प्लांट ऑफ, जो कॉफी है वो कहाँ का प्लांट है, कोल्ड रीजन का, इक्वेबल रीजन का, हॉट रीजन का या डेजर्ट रीजन का। तो देखिए ये कोल्ड रीजन का प्लांट है कॉफी। ओके, 4th है हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ रबर इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो रबर है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ किया जाता है, केरला, तमिलनाडु, असम या कर्नाटका। 4 स्टेट के नाम दिए, तो देखिए केरला सही ऑप्शन है, केरला में प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ नंबर 5th ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू,
जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो काय से रिलेटेड है? फ्रूट्स से, फिशरीज से, पोर्ट से या मिल्क से? तो ये फिशरीज से रिलेटेड है। ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब है कि जो फिश प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देना। ओके, इसको हम ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं। नाउ मेज द कॉलम। देखो सबसे पहले मेज, मेज का जो मेज काय से होगा? तो मेज का मैच होगा, यहाँ पर स्टेट दिया हुआ है ई पे यूपी के साथ में मैच होगा। नाउ टी, जो टी है उसका मैच कहाँ से होगा? तो देखिए सी में दिया हुआ है आसम। टी, आपको मालूम है कि जो टी के ज्यादातर बागान है वो आसम के अंदर होते हैं, तो आसम के साथ इसका मैच होगा। आपने एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं टीवी पे वहां पर भी देखा होगा कि आसाम के बागानों से चुनी हुई, इस प्रकार से आता है वहां पर। तो यहाँ भी आप इस तरीके से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि टी को आप आसम के साथ मैच करेंगे। नाउ अब थर्ड नंबर पे है कॉटन। जो कॉटन का मैच है वो भी थर्ड नंबर पे कॉटन, कॉटन का मैच महाराष्ट्र के साथ होगा। कॉटन ज्यादातर कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। नाउ फोर्थ नंबर पे राइस। देखिए राइस सबसे ज्यादा होता है वेस्ट बंगाल के अंदर, है ना, यहाँ राइस की खेती होती है। हमने देखा कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, यहाँ पर मार्शी लैंड होती है, वहां पर राइस की खेती होती है ना। नाउ नंबर फिफ्थ टोबैको, टोबैको की खेती होती है ज्यादातर आंध्र प्रदेश के अंदर। नंबर सिक्स इज डिगबोई। देखिए डिगबोई, जो डिगबोई है ये होता है, ये भी आसाम के अंदर होता है। नाउ नंबर सेवन रबर, जो रबर है ये केरला के अंदर होता है। तो देखिए ये हमने मेज द कॉलम देखे। आगे देखेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, नंबर फर्स्ट येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, भाई येलो रिवॉल्यूशन काय से रिलेटेड है? एडिबल ऑयल एंड पल्सेस। देखिए आप जब तेल को देखते हैं, सोयाबीन के तेल को हम देखते हैं तो थोड़ा सा येलोइश दिखाई देता है वो। तो यहाँ से आप ध्यान रखिए कि जो येलो रिवॉल्यूशन है वो एडिबल ऑयल, खाने के तेल से संबंधित है या पल्सेस से संबंधित है, ठीक है ना। आप एडिबल ऑयल लिखेंगे तो भी ठीक है, अगर आप पल्सेस नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है ना, या दोनों ही लिख सकते हैं, एडिबल ऑयल एंड पल्सेस। नंबर सेकंड, व्हाइट रिवॉल्यूशन प्रोपोगेटेड डैश इन इंडिया। व्हाइट रिवॉल्यूशन किस चीज को प्रोपोगेट करता है इंडिया में? तो कैटल रियरिंग को प्रोपोगेट करता है। देखिए व्हाइट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है मिल्क प्रोडक्शन करना, और मिल्क कैसा होता है? व्हाइट, है ना, इसलिए हम इसको व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब तो व्हाइट रिवॉल्यूशन प्रोपोगेट किसको करता है, किसको बढ़ावा दे रहा है? कैटल रियरिंग को बढ़ावा दे रहा है ना। नंबर थर्ड, डैश स्टेट हैड हाई यील्ड पर हेक्टर व्हीट। देखिए किस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट यील्ड है पर हेक्टर व्हीट की? तो ये यूपी के अंदर है। नाउ फोर्थ, डैश स्टेट ऑफ इंडिया रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन। अभी आया है ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर भी कि सबसे पहला नंबर सोयाबीन के मामले में कौन से स्टेट का है? तो मध्य प्रदेश का है हमारा। हम यूं भी अंदाजा लगा सकते हैं, जब आप बारिश के सीजन में कहीं गांव के ग्रामीण अंचल में जाएंगे तो आपको सब तो सोयाबीन नजर आएगा। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो सोयाबीन के मामले में हमारा जो स्टेट है वो नंबर 1 है। नाउ नंबर फिफ्थ, इंडिया स्टैंड डैश इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। पल्सेस के मामले में इंडिया कौन सा नंबर है भाई? तो फर्स्ट नंबर है। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। वन वर्ड के अंदर हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंडिया क्लोज कॉम्पिटिटर इन द प्रोडक्शन ऑफ टी। इंडिया का सबसे क्लोज कॉम्पिटिटर टी के मामले में वो श्रीलंका है। जितनी इंडिया में टी होती है तो उससे लगभग उससे कुछ कम ज्यादा ही श्रीलंका में होती है। तो ये इंडिया का क्लोज कॉम्पिटिटर है टी के मामले में। नाउ इंडिया स्टैंड इन द विच पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। शुगर केन के मामले में इंडिया का कौन सा नंबर है? तो सेकंड में आता है फर्स्ट, है ना, इसका है फर्स्ट नंबर है इंडिया का। विच इज द गोल्डन फाइबर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का गोल्डन फाइबर, सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसको मिला के हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो यहाँ का गोल्डन फाइबर जूट है। नंबर फोर्थ, द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन। ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन कहाँ है? वो इंडिया है। तो इसका आंसर इंडिया है। आपको मालूम है जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे तो वो कॉटन की खेती वगैरह भी कराया करते थे इंडियन से। तो जो ओरिजिनल होम है कॉटन का वो इंडिया है। नाउ फिफ्थ, व्हाट अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिक्वायर्ड पर व्हीट प्रोडक्शन। पर व्हीट, देखिए व्हीट प्रोडक्शन के अंदर हमें कितने अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए? तो 50 टू 75 सेंटीमीटर हमें चाहिए व्हीट प्रोडक्शन के लिए रेनफॉल। नाउ लास्ट, ट्रू और फॉल्स, इंडिया इज द लार्जर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी और एक्सपोर्टर भी है स्पाइसेस का, मतलब मसालों का। ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। भारत में जब अंग्रेजों आए थे तो वो यहाँ के मसालों को भी ले जाते थे, वो भी एक्सपोर्ट किया करते थे, है ना। मिक्स्ड फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग एक टाइप ऑफ फार्मिंग है, बिल्कुल सही बात है ना। तो देखिए ये अल्टरनेटिव्स ऑब्जेक्टिव टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिए। कल से हम वेरी शॉर्ट
इसको देखेंगे। तो आपका परीक्षा जो बोध है उसका 1.3 के लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो गए, 1.2 के लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो गए, 1.3 के ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो आंसर्स थे वो हमने डिस्कस करे। अब आपको इसको अच्छे से लर्न करना है ताकि आप एग्जाम में इसको लिख सकें। अब देखें इसमें भी आप इंपॉर्टेंट मत ढूंढिए, ऑलरेडी हम इंपॉर्टेंट ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जितना रोज कहा जा रहा है वो आपको लर्न करना ही है ताकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।